बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, एक भाई का कमेंट था, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा यार 40-50 साल तो हमने ज़िंदगी पहले गुजार ली हुई है, 15-20 साल से हम स्पेन में हैं या किसी भी कंट्री में हैं। अब हमें पासपोर्ट मिला है, हमारे बच्चे छोटे हैं, 5, 6, 7, 8, 10 साल के। अब हम एक नए आजमाइश में आ जाएं कि एक मुल्क छोड़ कर दूसरे मुल्क में चले जाएं। आप हमें बताएं कि हम क्या करें। मैं बिज़ाते ख़ुद इसी कंडीशन में हूँ। मैं भी 40-45 प्लस हूँ। मेरे भी 3 माशाल्लाह बच्चे हैं और तकरीबन 14-15 साल मैं स्पेन में रहा हूँ। जर्नी आने की वजह क्या बनी या जर्नी आने का आप क्यों सोचते हैं? वही बात कि एक मुल्क में आप सेटल्ड हैं, फिट हैं, फिर दोबारा से आप सोचते हैं कि हम एक नए मुल्क में चले जाएं, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और मैं हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट है उसे फॉलो कर लें, और अगर कोई कमेंट, कोई बेहतर चीज़, बेहतर मशवरा आपके पास हो, मैंने आपको कुछ गलत कहा हो, गलत गाइड किया हो, कमेंट में ज़रूर लिखा करें। इंशाल्लाह उस पर हम मज़ीद एक हेल्दी डिस्कस कर सकते हैं, सबका फ़ायदा हो सके। ताकि तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बंदा जो स्पेन में रह रहा है, ज़ाहिर है वो 10 साल तो नेशनलिटी का टाइम है ना, उसके बाद अराइगो उसने पूरी की, उसने अपना परमानेंट कार्ड लिया। टोटल 14-15 साल से वो स्पेन में रह रहा है, काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। एक गेस करते हैं 1500 यूरो तनख्वाह ले रहा है। या वो दुकान उसने डाली हुई, या मैंने अपनी दुकान रखी थी मोबाइल रिपेयर की 12-14 साल से, और आपको महीने की 1000 यूरो बचत आ रही है, ठीक है, सारे खर्चे वगैरह निकाल के। और जो फैमिली वाला बंदा है उसने घर का किराया देना है, अपना सारा खर्चा मर्चा देना है, गाड़ी की इंश्योरेंस देनी है, दुकान का किराया, ये हर चीज़ करके। लेकिन उसके बाद दूसरी साइड पे वो ये सोचता है कि जिस तरह मैंने 14-15 साल गुजारे हैं एक जगह पे, क्या मेरे बच्चे, मेरी औलाद उस तरह टिक पाएंगी? या आने वाले दौर में 5 साल, 6 साल, 10 साल, क्या बच्चे अच्छी पढ़ाई उनके लिए पॉसिबल है स्पेन में या इटली में या पुर्तगाल में? या अगर आप जो काम कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि आपके बच्चे भी वो काम करें, उनकी लाइन डिफरेंट हो सकती है। हमेशा के लिए बच्चों को एक इंडिविजुअल तस्वर करें। पहले वाला टाइम डिफरेंट था, जो मैं समझता हूँ पॉसिबल है, मैं गलत हूँ, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मेरा बच्चा भी मोबाइल रिपेयर की दुकान ही डालेगा। पॉसिबल है उसके अपने हाब हों, उसकी अपनी एक लाइन हो। ये सारी चीज़ों को अगर मैं सोचूं तो मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन ये है। आप बात पैसों की नहीं है। अगर बच्चों के पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलनी है, यही होता है ना, जर्मनी में किंडरगार्टन मिलते हैं 250 यूरो फी बच्चा 18 साल तक। लेकिन अगर बात पैसों की है तो स्पेनिश पासपोर्ट लेने के बाद आप पाइस वास्को में चले जाएं, जो बास्क कंट्री है, पाइस वास्को है, वहाँ पे 1600-1700 यूरो आपको फैमिली आयुदा मिलती है अगर आप वहाँ पे 1 साल पर ड्रोन चलाएं। या जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी 5 साल बीता लाबोरल वहाँ पे चलाई है, पाइस वास्को में रहते हुए उसने काम किया हुआ है, जिस तरह मेरी दुकान थी वहाँ पे 7-8 साल रही है, तो मैं तो जब मर्ज़ी जाके अपनी पदरून करवाऊँ तो मैं भी आयुदा फैमिलियर ले सकता हूँ। 1600 यूरो वो देते हैं, सब लोग जानते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। मसला पैसों का नहीं है, मसला सिर्फ जो मैंने आपको बताया है वो ये है, जर्मनी में, डेनमार्क में, स्वीडन में, किसी भी बड़े कंट्री में या इंटरनेशनली जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग है, जर्मनी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है इकोनॉमी वाइज। आप सबको पता है इस चीज़ का। तो हमने ये देखना होता है कि हम किस कंट्री में मूव हो रहे हैं। अब जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जॉब का प्रॉब्लम नहीं आता, आप लीगल हों, आपको ज़बान आती हो। सब लोग जानते हैं कि एक जॉब छोड़ें 10 जॉब्स की ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। वक्ती तौर पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अप एंड डाउन हुआ है जर्मनी का, लेकिन 1-2 महीने में इंशाल्लाह इट विल बी बेटर। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपने ये देखना है कि आपके बच्चे उस कंट्री में रहें या आप उस कंट्री में रहें कि अगर आपको प्रैक्टिकल कुछ करना पड़े तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों। कंपेयर कर लें इसको आप पुर्तगाल का, इटली का, स्पेन का। जब डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा की तरह कि आप एक काम करें, 2 करें, बिज़नेस करें, जो भी करें, लेकिन आप खुद काम करें। आपको एक एज दी हुई है 60 साल, 65 साल तक आप मेहनत मजदूरी करें, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, आपको पेंशन लग जाएगी।
अगर आप इस कंडीशन पे अल्लाह माफ़ी दे बीमार हो गए हैं, आप डिस्कैपेसिदाद में आ गए हैं, आप हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है भाई, आपका राइट है। ये वो चीज़ नहीं है कि आपको दगा कर रहे हैं, आपका राइट है। आप इस मुल्क में काम कर रहे थे, आपने टैक्स दिया, सारा कुछ किया, तो अब आप अगर एक गलत कंडीशन में, बुरी कंडीशन में या सेहत के हवाले से किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, दिस इज़ योर राइट। तो ये चीज़ है कि बस आपने ये थोड़ा सा सोचना होता है कि मैं आने वाले 10 साल में अपने बच्चों को कहाँ देख रहा हूँ। उनको वो ये एक कंट्री में चले जाएं जहाँ पे टोटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री है। आपको पता है स्पेन में रहते हुए एसो और बेचेरातो तक सारी पढ़ाई फ्री है। उसके बाद जब आपने यूनिवर्सिटी लेवल तक जाना है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आपने पढ़ाना है उनको, उनकी फीसेस पे करनी है, उनका सारा निज़ाम पे करना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सीधी सी बात है, लेकिन हर बंदे की बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े बिजनेसेस हैं लोगों के, बड़े बड़े सेटल हैं। अब मेरे अगर 10 दोस्त हैं, बीच में 2-3 अच्छे बिजनेस वेल सेटल्ड वाले हैं, भाई उनकी अपनी लक है, उनकी मेहनत है, उनका रिज़्क है, उनका नसीब है। दूसरे 7-8 जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा अगर अच्छा कमा रहा है तो सारे उस तरह कमा रहे होंगे। तो फिर आपने पॉसिबल वेज ढूंढने होते हैं कि मैं कहाँ पे ज़्यादा बेटर हूँ, मैं कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट हूँ लॉन्ग टर्म पे। मेहनत मजदूरी करूँ, मैं काम करूँ, बिज़नेस करूँ, लेकिन मुझे जो मेरा आउटकम है, अगर मैं किसी अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर रहा, तो इतनी मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हों कि मैं कोई हेल्प ले सकूँ। मैं बच्चों के पैसे, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़ा जो मिलता है 18 साल तक, वो है। बच्चों की पढ़ाई फ्री है। या जॉब्स की, अगर आप नौकरी करनी है आपने, तो आप एक काम छोड़ के आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है, ये 3 काम आपके पास हैं। आप एक दिन सुबह निकल जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं, आर्बिट सेंटर में चले जाएं, ईबे क्लाइंटसाइगन खोल लें, कुछ भी ओपन कर लें, आपको खुद ही सारी चीज़ की समझ आ जाएगी कि एक दिन में शाम तक आप जॉब लेके आ जाएंगे। स्पेन में इसका थोड़ा डिफरेंट है, स्पेन में इसका थोड़ा उल्ट है। आपको लैंग्वेज भी आती है, आपको नेशनलिदाद भी आपके पास है, पासपोर्ट भी है, हर चीज़ है, लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी आपको उस स्केल पे आके टाइम लगता है। ईनम के दायरे में बहुत ज़्यादा डिसएम्प्लॉयड हैं। पूरे यूरोप में मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन अनएम्प्लॉयड है, वो स्पेन की रेशो है इस चीज़ के बारे में। बस ये थोड़ा सा आपने खुद सोचना है, किसी और बंदे ने नहीं सोचना। आप अगर 45 साल की एज में पासपोर्ट लेके एक बंदा किसी और कंट्री में मूव होता है, मैं नहीं कहता जर्मनी में, स्वीडन चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, आप टैक्सी का काम कर लेते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट पे नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कानून का नहीं पता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, आपके पास पैसे हैं भी फिर भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपके कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी लैंग्वेज ना आने की वजह से। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें पहले सोचनी है, फिर आगे स्टेप लेना है। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल नहीं है। 1.5 साल आप आके अगर कहीं पे मेहनत करते हैं, बाद में बच्चे ले आते हैं और उनको उनकी बेहतरी के लिए उनको पता हो कि मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, मैंने पढ़ना है, मेरी हर चीज़ फ्री है, मुझे हर तरह से गवर्नमेंट की सपोर्ट है, फैमिली की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक रॉन्ग आइडिया है। अपना मुल्क हम छोड़ आए हैं, माँ बाप बहन भाई अपनी मट्टी छोड़ आए हैं, परदेश में आके सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई बेहतर हो। इंसान तो नहीं जानता ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है दिन रात, और फिर उसका रिज़ल्ट अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ना है। सब कुछ आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। बाकी ये मेरा नुक्ता नज़र है, ये मेरी सोच है। मैं ज़ाती तौर पे अगर बिज़नेस करना चाहूँ तो मैं स्पेन को सिलेक्ट करूँगा, ज़ाती तौर पे ये मेरी राय है। मैं जर्मनी में नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जर्मनी का बिज़नेस लाइन को सीखते, उसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज को सीखते, इनके दफ्तरों से वाकिफ़ होते। मैं बात कर रहा हूँ फ़िज़िकल बिज़नेस की। ऑनलाइन बिज़नेस यहाँ पे थोड़ा आसान है, लेकिन टैक्स वैक्स वो सारे चक्कर वो बात की बात है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ और आपका जो स्टोर यहाँ पे हमें जितना भी आगे निज़ाम है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, और लेकिन आसान है। एक फ़िज़िकल दुकान खोलना, एक पिज़्ज़ा डालना, एक मोबाइल रिपेयर की शॉप डालने से ज़्यादा आसान है ऑनलाइन बिज़नेस करना है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको फिर भी लैंग्वेज आती है, आपको फिर भी आपके पास ज़्यादा सरमाया है, या आप हमेशा परमानेंट यहाँ पे रहने का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है वो 1-2 महीने में चलना नहीं है, 2-3 साल की मेहनत आपकी उसके पीछे, फिर जाके आपको बिज़नेस वो रंग देना शुरू करता है। तो उतनी देर तक आपने क्या करना है, जितने मर्जी पैसे ले आएंगे, यहाँ पे फारिग तो रहना नहीं है आपने। यहाँ पे आपने कोई अपना दिन की कोई एक्टिविटी का, ऑनलाइन बिज़नेस के साथ एक एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे बाहर निकलना, लोगों से मिलना, डिफरेंट इंटर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों में रहना, उठना, बैठना, दफ्तरों में फ़िज़िकल कॉन्टेक्ट बहुत ज़रूरी है। अब घर बैठ के टोटल कंप्यूटर पे ऑनलाइन कुछ नहीं, मेंटली तौर पे, हेल्थ वाइज भी और सोशल वाइज भी आप ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोच के कोई भी माँ बाप, कोई भी बंदा जब ये सोचना चाहता है कि मैं बच्चों को ले जाऊं, और बच्चों को मूव करने से पहले जिन फैमिलीज़ के बच्चे किसी भी कंट्री में 6 क्लास में है, ठीक है ना, प्राइमरी के बाद 6 क्लास है, एसो प्रीमेरो में है, क्योंकि जो स्पेन में पता है एसो सेकेंडारी है, फिर एसो क्वार्टो, वो एंड के यहाँ पर जो मैट्रिक हम जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं वो एसो 4 है वहाँ पे आके, ठीक है। अगर वो 6ठी क्लास में है, मूव करने का ना सोचें, मेरा आपको मशवरा है। उसकी वजह क्या है कि 2 से 3 साल लगेंगे उनको प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखने में, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखते सीखते आप उनको असल ट्रैक से पीछे हटा देंगे, वो स्कूल की परफॉर्मेंस में पीछे हो जाएंगे, उनके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, और क्या होगा कि फ़ाइनल उनको एसो क्वात्रो की सनत नहीं मिलेगी। ये जर्मनी में मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे अपने बच्चों के साथ। वापस स्पेन जाके उन्होंने एसो क्वात्रो किया जो यहाँ पे रियल शूले के बराबर है। अब मैंने वो डिग्रीज़ भेजी हुई हैं ताकि वो सनद अटेस्ट करके जर्मनी वाले मुझे सर्टिफिकेट दें कि स्पेन की एसो क्वात्रो यहाँ के हमारे रियल शूले के बराबर है। वो एक सर्टिफिकेट आएगा, 35-40 यूरो उसकी फ़ीस है। तो फिर क्योंकि यहाँ पे तो जब आपके बच्चा उस लेवल तक नंबर ना लेके आ सके तो हाउप्ट शूले, उसको नॉर्मल मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ठीक है आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आके बेरूफ शूले जाके कोई कोर्स करें, और उतनी पढ़ाई के साथ कोर्स अच्छे नहीं मिलते। जिन पेरेंट्स के बच्चे 6ठी क्लास में है या 7वीं में है, वो बिल्कुल भी गलती ना करें बच्चों को किसी दूसरे कंट्री में मूव करने की। जब तक वो एक जो ज़रूरी क्लास है ना, जो 18 साल तक फॉर एग्जांपल जो पढ़ते हैं, मैट्रिक जिसे कहते हैं, स्पेन में एसो क्वात्रो कहते हैं, जब तक वो ख़त्म ना कर लें। जब ख़त्म कर लें फिर ले आएँ उन्हें, फिर जहाँ मर्ज़ी, ताकि साल 2 साल अगर उनका ज़ाया भी हो तो कोई मसला नहीं, आप बाद में रिकवर कर लेंगे। दूसरी बात, जिन भाइयों को 2 या 3 साल में नेशनलिटी मिल सकती है किसी भी कंट्री की, स्पेन की है, पुर्तगाल की है, इटली की है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अच्छा मैं भी नेशनलिटी जमा कराऊंगा, मुझे 2-3 साल में मिल जाएगी, वो कभी भी दूसरे मुल्क में जाने का स्टेप ना लें। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और मशवरा है आपको। जब तक आपके पास 2-3 साल का अगर टाइम रहता है पासपोर्ट लेने में, फिर 2-3 साल के बाद जाके जब आपको पासपोर्ट मिल जाए तो फिर आपने मूव होना है दूसरे कंट्री में, क्योंकि स्पेन में रहने की रिक्वायरमेंट्स, जिस बंदे का वहाँ पे आलता चल रहा है ना रेगुलर, जिस बंदे का नेशनलिटी जमा करवाने के 1.5 साल पहले आलता चल रहा है, उसकी नेशनलिटी जल्दी निकलती है। मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जितने बंदों को, जिन बंदों का आलता ज़्यादा चल रहा होता है, आखिरी दिनों में नेशनलिटी जमा करवाने के 1.5-2 साल पहले शो होता है कि इस बंदे की सारी एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म में मंगवानी होती हैं हर दफ्तर से, जो आपकी रजिस्ट्रो सिविल है वो हर चीज़ चेक करती है, उसकी नेशनलिटी उनकी जल्दी निकलती है। एक बात। दूसरी बात, आप वहाँ पर रहते हुए अपने सारे निज़ाम के साथ इन और कनेक्टेड रहेंगे। एक नई टेंशन पाल लेंगे नए मुल्क में जाते हुए, फिर वहाँ पे भी निज़ाम चलाना है और पीछे भी जाके सारा कुछ मैनेज रखना है, पदरून मैनेज रखनी है, अपना सहूलियात सोशल थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नेशनलिटी में, लेकिन फिर भी आपने पेपर देने हैं। पेपर आप पाकिस्तान बैठ के भी दे सकते हैं, सर्वांतिस वहाँ पर भी है, लेकिन कोशिश करें 2-3 साल अगर रह रहे हैं नेशनलिटी लें, फिर अगले मुल्क में आए, आपके पास पासपोर्ट होगा तो आपकी 90% टेंशन ख़त्म हो जाएगी अगर आपके 2-3 साल रहते हैं तो। उसकी वजह क्या है, आप आके दूसरे मुल्क में अपना परमानेंट लॉन्ग टर्म कार्ड चेंज करवाएंगे, जितनी देर में उसने चेंज होना है 1.5 साल लगना है, फिर 1.5 साल आप किसी और के पास काम नहीं कर सकते, फिर अगला कार्ड जमा करवाना है वो 2 साल का मिलना है, पीछे स्पेन वाले पेपर भी रिन्यू करवाने हैं, या नेशनलिटी जमा करानी है, या वकीलों के मसले मसाइल हैं, या डॉक्यूमेंट्स हैं, या पदरून चलानी। बेहतर है पासपोर्ट लें फिर मूव हों, आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये फैमिलीज़ के लिए, बच्चों वालों के लिए, और वो लोग जो सोचते हैं कि हम 40-50 साल हमारी एज हो गई है, पता नहीं और 10 साल हैं, 15 साल हैं, 20 साल हैं, एक दिन है, अब हम दोबारा से किसी नए कंट्री में मूव हों तो क्या हमारे लिए बेहतर है। तो आप ये चीज़ सोचें ज़रा कि जो ज़िंदगी आपने गुजारी है, क्या आपके बच्चे वो लाइफ गुजार सकते हैं? क्या वो हार्डशिप्स जो आपने देखी हैं इस मुल्क में आके नए सिरे से जब आए थे, अब उनके पास भी पेपर हैं बच्चों के पास, लेकिन क्या वो बेहतर कामयाब हो सकेंगे? क्या आप उनकी पढ़ाई के अखराजात यूनिवर्सिटी लेवल तक पूरे कर सकेंगे?
नहीं तो फिर आपको सोचना चाहिए। अगर कर सकेंगे, आपका अच्छा बिजनेस है, एक फैमिली वाला बंदा अगर 2000-2500 यूरो बचा रहा है स्पेन में रहते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा डिसीजन है कि आप स्पेन छोड़ के कहीं और आ जाएं। या अगर आपके जहन में सिर्फ पैसे ही हैं, अब जिस बंदे का कोई बच्चा नहीं है, मियाँ बीवी हैं, वो पाइस वास्को चले जाएं, पदरून करवाएं, साल के बाद जाकर तो अपनी अयुदा फैमिलियर लगवा लें। 1600 यूरो के मुझे काम नहीं है, मेरे पास तो आपको मिल जाए, 1600 यूरो मिलते रहेंगे जितनी देर उनका कानून है। जो मैं जानता हूँ पिछले 10 साल से मिल रहे हैं लोगों को, अगर पैसों के बारे में आपने सोचना है। लेकिन अगर फैमिली के बारे में सोचें कि बच्चे कोई अच्छा कोर्स कर लें, पढ़ लें, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हों, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं यूदा पे नहीं जाना चाहता, मैं 2 काम कर लूँगा, डबल शिफ्ट लगा लूँगा, मेरा एक काम ख़त्म हो दूसरा मुझे मिल जाएगा, मैंने ऑनलाइन मार्केट में आना है, मैंने किसी बड़े कंट्री में जाके कोई ऊबर की अपनी फ्लीट बनानी है, या मैंने पिज़्ज़ा शॉप्स बनानी है, तो आई थिंक इट्स ए गुड आइडिया टू थिंक फॉर अ बिग पिक्चर, यू नो। और दुनिया के साथ चलना, उनको मामलात को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आने वाले 10 साल के बाद मुल्क के हालात क्या होने हैं, किस तरफ जा, ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात दुआ करें कि जिस रास्ते पे भी आप चलें वो कामयाबी वाला हो और उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा आपको मैं कभी अगली वीडियो में सम मोर डिटेल्स के साथ। तो मुझे आपके सब्सक्राइबर्स की, आपके टिकटॉक के अकाउंट फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। ये एक मेरे लिए सपोर्ट है आपकी, जो कि मुझे रिसीव करके बहुत अच्छा लगता है, और आई गेट मोर एनर्जी, यू नो। मैं टाइम निकालता हूँ फ्री कि मैं आपके साथ अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। और ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।